नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं ओमकार नाथ जी। ओमकार नाथ जी का स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले। ओमकार नाथ जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। दर्शकों, ओमकार नाथ जी का परिचय इससे पहले भी आप हमारे साथ 2 चर्चाओं में रह चुके हैं, प्रारब्ध के इसी मंच पर। आप अध्यापक हैं, लेकिन कहते खुद को छात्र हैं। मैं इन्हें इतिहासकार मानता हूँ। तो आइए इनसे आज बात करेंगे कि इस्लाम का विस्तारवाद किस तरीके से काम करता है और इस्लाम इस किस तरीके से अपनी जमीन को बढ़ाता है। उसके कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है शरणार्थी बनकर बिखर जाना, विस्तृत हो जाना, रिफ्यूजी। और शरणार्थी रिफ्यूजी को मैं एक जिहाद मानता हूं। कैसे, ये अगले कुछ समय में ओमकार नाथ जी के साथ चर्चा में आपको पता चलेगा। ओमकार नाथ जी, क्या अगर मेरी यह अवधारणा है कि शरणार्थी बनकर शेष विश्व में फैलना, जिस तरीके से इस्लाम अपनी जमीन का विस्तारवाद सीधे सीधे है कि पूरी दुनिया पर छा जाओ, अपने अलावा सभी का नाश कर दो, सभी को हटा दो। तो ये एक तरीका अगर मैं समझता हूं कि रिफ्यूजी बन के पूरी दुनिया में जाओ, और ये एक विस्तारवाद का जिहाद है इस्लाम का। क्या मैं सही समझता हूं या गलत है? बिल्कुल अवनीश जी, आपका सोचना बिल्कुल सही है और आप जो ये बात आज कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आज मैं कई सारे अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की बातें यहाँ रेफरेंस के रूप में डालूँगा जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि उन्होंने 90 के दशक में जो कुछ भी बातें लिखी हैं उनका इम्प्लीमेंट अब होता दिख रहा है। और उसमें वो सारे स्वीकार्य लोग हैं जिन्हें यूरोप के लोग या मिडिल ईस्ट के लोग जानते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के विचारक अनवर शेख, जिनको मैं बहुत ज़्यादा कोट करता हूँ। हुँ, बर्नार्ड लुइस एक ऐसे लेखक हैं जिनकी किताब मिडिल ईस्ट के प्रत्येक लाइब्रेरी में है। ये 2 लोग सबसे ज़्यादा चर्चित में हैं और आपके तीसरे लेखक जो यूरोप के हैं आजकल डगलस मुरे, केटी हॉपिंगसन और डेविड पी गोल्डमैन। डेविड पी गोल्डमैन की तो किताब का नाम है हाउ यूरोपीय सिविलाइजेशन इज डाइंग। तो ऐसी किताब जो पूरे यूरोप में चर्चा में है और पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है। इसके अलावा आप दर्जनों ऐसे विद्वान हैं जैसे कि इजिप्ट के नगीब महफूज हैं, सलमान रश्दी हैं भारतीय मूल के ब्रिटेन में, ठीक उसी तरह वफा सुल्तान हैं, अयान हैरिस अली हैं, ओरियाना फलासी हैं, मरियम नमाजी हाल के दिनों में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली एक महिला विदुषी हैं, जो खुद कहती हैं कि जो काम प्रेस ने बाइबल के साथ किया वही काम इंटरनेट ने इस्लाम के साथ किया। हुँ, देखिए कई सारे रूप हैं, लेकिन जब से फ्रांस की जर्मनी की घटना हुई है, तब से रिफ्यूजी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा लिया जाने लगा। पूरी वैश्विक स्तर पर एक विडंबना है कि जब तक कोई प्रॉब्लम यूरोप और अमेरिका के लिए नहीं रहता ना, तब तक एशिया और अफ्रीका के लिए वो प्रॉब्लम है ही नहीं। है ही। सच्चाई तो यही है। यूरोप का ही एक्सटेंशन अमेरिका है, अमेरिका कोई अलग देश नहीं है। 9/11 की घटना हुई, तब लोगों ने उन्होंने इस्लामिक आइडियोलॉजी को पढ़ना शुरू किया। मैं आपको पहले भी कहता हूं, समस्या मुस्लिम नहीं है, समस्या इस्लाम भी नहीं है। समस्या इस्लाम का एक पक्ष पॉलिटिकल इस्लाम है, जो काफिरों या दूसरों के बारे में चर्चा करता है। हुँ, समस्या यहां आ जाती है कि दूसरों के ऊपर वर्चस्व कैसे बनाए, दूसरों को अपने गिरोह में या अपनी जमात में कैसे शामिल करे और वो कौन से ऐसे कार्य करे जिसके वजह से ये विवश हो जाए हमारी बातों को मानने के लिए। इस पर बहुत अच्छी बात दुनिया भर में लेखकों ने की है, लेकिन मैं आपको ये नाम दिखाना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है। इसमें जो भी बातें लिखी हैं वो पूरी दुनिया में दिख रही है। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में कह दी थी। आज इसी बात हुँ, पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी सी बात, थोड़ा आंकड़ों की बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। यूएनएचआरसी के अनुसार युद्ध, उत्पीड़न, हिंसा, पलायन या आपदा से जो भी प्रभावित होता है वो शरणार्थी के कैटेगरी में आता है। उनका एक लॉ भी है 1951 का। कहा जाता है कि रिफ्यूजी भूख, गरीबी, शोषण, ह्यूमन राइट्स, मानवता के संरक्षण के लिए उनको कहीं ना कहीं शरण लेना जरूरी है। और इसके पीछे कोई भी तनाव हो सकता है या फिर कोई भी समस्या रह सकती है। ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 2023 तक
103 मिलियन लोग रिफ्यूजी की श्रेणी में हैं। ये यूएन की वेबसाइट कहती है। वैश्विक आबादी का लगभग 2% आज रिफ्यूजी की श्रेणी में है। और इन रिफ्यूजी में सीरिया में 67 लाख, अफगानिस्तान 27 लाख, सूडान 23 लाख, सोमालिया 9 लाख। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 85% रिफ्यूजी इन्हीं 5 मुस्लिम देशों से है। ये रिपोर्ट है, मैं आपको बता देता हूं, एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट 30 अगस्त 2017 की है। मैं डेट तक बता देता हूं जहां से मैंने ये डाटा, इंटरनेशनल लेवल की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है 72% से 85% रिफ्यूजी मुस्लिम समुदाय से हैं, और ये सारे मुस्लिम कंट्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने देश में नहीं रहना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं। ये देखिए, एक वामपंथियों के अनुसार चलिए तो दे आर वेरी लिबरल्स, दे डोंट बिलीव इन इस्लामिक लॉ, दे आर वेरी मॉडर्न, they don't believe in oldest ideology and concept, इसलिए ये लोग यूरोप जा रहे हैं। बट इसके साथ साथ कुछ सच्चाई ऐसा ही है। एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम मैक्सिको और अमेरिका के बीच में भी है, लेकिन वहां कोई तनाव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक रिफ्यूजी मैक्सिको और अमेरिका के बीच में कोई तनाव नहीं है। ठीक उसी तरह मैक्सिको और वेनेजुएला से भी लोग माइग्रेट करके अमेरिका जाते हैं, वहां भी कोई तनाव नहीं है। सूडान और कांगो से भी ईसाई मूल के लोग यूरोप और अमेरिका जाते हैं, वहां भी तनाव नहीं है। तनाव सिर्फ मुस्लिम वर्सेस अदर है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक बात। भूटान से भी लोग आए, तिब्बत से भी लोग आए, श्रीलंका से भी लोग आए, क्या कभी कोई तनाव दिखा? मैं तो यहीं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रह रहा हूं, जो पंजाबियों का सबसे बड़ा, बगल में तिब्बती लोग हैं, आज तक विवाद नहीं हुआ। तो ये चीज आप भूल जाइए कि विवाद सब रिफ्यूजियों के बीच में होता है, कहीं नहीं होता है। भारत में पारसी भी तो रिफ्यूजी बन के आए, भारत में यहूदी भी बन के रिफ्यूजी आए, भारत में सीरियाई मूल के लोग भी रिफ्यूजी आए, और वो लोग अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि दुनिया भर में हमारा शोषण और उत्पीड़न हुआ सिवाय भारत के। तो ये एक चीज क्लियर हो गई कि विवाद मुस्लिम वर्सेस अदर है। अब बात करते हैं कि विवाद क्यों होता है। इसके पीछे एक ठोस चीजें हैं, एक मेंटलिटी है, उस मेंटलिटी की चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज हमारी जो बातें हैं वो रिफ्यूजी की स्थिति क्या है, क्या इनके बीच में जिहाद चल रहा है या ये अफवाह है। तीसरा, वैश्विक विचारक इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। चौथा, भविष्य की संभावनाएं क्या क्या है। और पांचवा, यदि भारत इससे प्रभावित हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और भारत को या नई दिल्ली को क्या करना चाहिए। ये 5 मुद्दे हैं जिसके ऊपर सार्थक बातचीत आज की होगी। तो जैसे जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जैसे रिफ्यूजी आते हैं, पूरी इस्लामिक सोसाइटी की एक मेंटेलिटी है लोगों से ना घुलना मिलना, लोगों से इंटरेक्ट ना करना। और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि ये जल्दी घुलते मिलते नहीं है, इनका अपना जीने का तरीका है, इनका एक अपना सोचने का तरीका है, एक अपना, एक तरीके से कहिए जीवन शैली है, और इनके हर लाइफ की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को इस्लामिक लॉ कंट्रोल करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूं कि इस्लामिक घेटो संस्कृति, अगर मैं उसको मैं समझना चाहूं तो एक घेटो संस्कृति जिसमें आपस में तो इनका खूब मिलन है, लेकिन बाहर वालों से इनका बिल्कुल मिलन नहीं है। तो एक घेटो संस्कृति इनके बीच में। डॉक्टर अंबेडकर इसी को बोलते हैं बंद निकाय, मतलब एक दायरे में बंधे रहते हैं और बाहर नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये संविधान को मान्यता नहीं देते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते हैं, सेकुलरिज्म को नहीं मानते हैं, और ह्यूमैनिटी कहीं से भी नहीं है। मैं आपको 2-3 विद्वानों के नाम बताता हूं। सैयद कुतुब, हसन उल बन्ना, अब्दुल रहमान आजम, ये 3 लोग मिस्र के विचारक हैं जिनकी किताब दुनिया भर में इस्लामिक सोसाइटी पढ़ते हैं। भारत की बात करें, मौलाना अल मदूदी, अब्दुल हसन नदवी, अली मियां, ये 3 लोग भारत के हैं। इन लोगों की किताब पढ़ लीजिए, साफ लिखा है कि इस्लाम में लोकतंत्र इस्लाम से शुरू होता है, इस्लाम से खत्म होता है। इस्लाम दुनिया का इस्लामिक लॉ दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। अल्लाह का कानून ही मान्य होगा, इंसानी कानूनों को नहीं मानना चाहिए।
डेमोक्रेसी इस्लाम से शुरू होती है, इस्लाम से खत्म होती है। ह्यूमन राइट्स सिर्फ इस मुस्लिम्स के हैं, काफिरों का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता है, और सेकुलरिज्म का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, और ह्यूमनिटी छोड़ दीजिए। मतलब ये 4-5 राइटर हैं, इनको तारिक फतेह साहब ने खूब उजागर किया होगा, लेकिन आप देखिए तो पूरी दुनिया भर की इस्लामिक आइडियोलॉजी के ये नए एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। मिस्र की जो मुस्लिम ब्रदरहुड जो संस्था है, उससे ये चीजें निकली और दुनिया भर में गई। तो यही कारण है कि ये लोग बात नहीं मानते हैं। दूसरा, जैसे ही रिफ्यूजी जाते हैं, एक समय के बाद रहते हैं, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है, जैसे यूरोप में लगभग 8 से 9% है, अमेरिका में भी है। हम यहाँ आंकड़ों की मगजमारी नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि होता क्या है, और दूसरी बात, क्यों होता है। ठीक। अब देखिए, फ्रांस में गए तो जैसे संख्या थोड़ी बढ़ेगी, वी वांट हलाला फूड, हलाला फूड की मांग शुरू हो जाएगी। अब आप क्या है उससे कोई मतलब नहीं, बट हम ये खाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से इस्लामिक बैंक की मांग होगी, फिर उसके बाद से अपना ड्रेस कोड लागू होगा। एक सेकुलर कंट्री में अपना साफा वगैरह पहन कर जाएंगे, दाढ़ी वाड़ी बनाएंगे। फिर उसके बाद जो लॉ है, उनके लॉ से अलग हम अपने 4 निकाह करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हलाला भी हमारा चलता रहेगा, मुताहा भी चलता रहेगा, और एक अफ्रीकी देशों में जो वर्जिनी टेस्ट वाला है, वो वाला सारी चीजें चलते रहती हैं। और ये खतना, उसको मजहबी सीधे मांग सीधे कभी, खतना कहे। हाँ वही, एक हाँ। मजहबी मांग कभी खत्म नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर यही कहते हैं कि इनकी मांग हनुमान जी के पूंछ की तरह बढ़ती रहती है, जो कभी छोटी हो ही नहीं सकती है। ये डॉक्टर 1940 में अंबेडकर अंबेडकर साहब ने मतलब उदाहरण भी, तुलना भी किससे कर दिया है, कैसा हनुमान जी की पूंछ। 1940 मतलब में ये डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी थी, सारी चीजें, तभी लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर कितने जीनियस रहे होंगे। तो ये समस्या रहती है कि इनको परेशान करो या इनको हमेशा अपने प्रति झुकाओ। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। जर्मनी, एक छोटा सा शहर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जैसे जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ा, उन्होंने खुल के मांग करने लगे कि हमारे मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगेगा। वहां एक लॉ है, आप प्रार्थना करिए, अपने प्रार्थना सभाओं में जाइए, और फिर वहां से वो चीजें होने लगी। फ्रांस की बात आई, उसमें भी लोगों ने अपने बच्चों को भेजना स्कूल छोड़ दिया। जब वहां की गवर्नमेंट ने पूछा, भाई बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें इस्लामिक एजुकेशन चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम अपने घर पर ही दे देंगे। तो हार के उनको अलाउ करना पड़ा। ठीक उसी ठीक है। तरह संडे को छुट्टी नहीं होगी, फ्राइडे को छुट्टी होगी। ठीक उसी तरह स्विमिंग सूट हम पहन के आएंगे, लेकिन हमारा सरिया वाला स्विमिंग सूट होगा। तो एक देश में ही रह के एक अलग बैंक, अलग खान पान, अलग सामाजिक व्यवस्था, अलग प्रार्थना सभा, सब चीज में अलगाव धीरे 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 बढ़ता रहता है। फिर जैसे संख्या बढ़ती है तो जीसस क्राइस्ट का मूर्ति हटाइए। जैसे संख्या, जैसे दिल्ली में एक बार मुझे अभी भी याद आ रहा है, करोल बाग में जो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है, जो करोल बाग का इंडिकेटर माना जाता था, उसके ऊपर कपड़ा से ढकने की बात आई थी कि इस मूर्ति को हटा दिया जाए, क्योंकि दूसरे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। ये भारत की बात भी कर रहा हूं, बीच में यहां भी उठा था। खैर, ये सारी चीजें होने लगती है, इसके वजह से धीरे धीरे अलगाव बढ़ने लगता है। मैं आपको थोड़ा सा एक दो बातें बताती हूँ। रोज मस्जिदों में चर्चा होती है, सच्चा मुस्लिम कौन है, सच्चा मुस्लिम कौन है। कुरान में 91 बार सच्चा मुस्लिम की चर्चा है। दूसरा, 31% तो जिहाद है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और 86% इस्लामिक लॉ में यही चर्चा है कि दूसरों के ऊपर वर्चस्व कैसे करेंगे और उनको कन्वर्ट कैसे कराएंगे। और भी कई सारी नकारात्मक चीजें हैं। अब समस्या क्या आ रही है? मैं आपको एक पहला उदाहरण देता हूं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे हमारी बोमो दियांग। 1975 में खुल के इन्होंने बोला, जो हम नहीं कर रहे हैं वो हमारी आने वाली नस्लें करेंगी। बच्चे पैदा करो और कब्जा कर लो दुनिया पर। ये डॉक्यूमेंटेड है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, 1975 लाहौर में इस्लामिक देशों की बैठक हो रही है, और उसमें वो लोग एक साथ खुल के कह रहे हैं कि हम पॉपुलेशन जिहाद करेंगे और दुनिया पे कब्जा करेंगे। ये दूसरा डॉक्यूमेंट, दूसरा क्या नाम है, रजिस्टर्ड एग्जांपल है। तीसरा, 1991 मिस्र अल अजहर विश्वविद्यालय, हम जिहाद करेंगे।
और पूरी दुनिया पर हमारी औरतों के कोख कब्जा करेगी। एक अगला और एग्जांपल लीजिए, ब्रिटेन, पिन्सबरी पार्क, उसमें साफ कह रहे हैं हम आपके ऊपर हुकूमत करेंगे, हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, आप हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे और आपको इस्लाम कबूलना ही होगा। ये 4 उदाहरण डॉक्यूमेंटेड है और ये सब मैं डेट के साथ आपको बता सकता हूं कि कब, कहां, कैसे, कहे। अब इससे ओंकार जी, बड़ा एग्जांपल और क्या होगा पॉपुलेशन बिल्कुल, जिहाद का। ये जो आपने कोट सामने रखे, मैं अभी एक रिसेंट कल या परसों में पाकिस्तान का एक कार्यक्रम देख रहा था, पाकिस्तान के किसी चैनल का। वहाँ पब्लिक रिएक्शन ले रहा था एंकर। आप देखिए ज़रा वो चीज़ें कैसे आती हैं। पब्लिक रिएक्शन में वो पूछता है कि भाई इज़राइल में भी बच्चों को मारा हमास ने, तो क्या मारना चाहिए? अब देखिए कमेंट क्या आता है कि नहीं, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए और बच्चे तो सबके बच्चे होते हैं। क्या पता कि वो बच्चा कल को मुसलमान हो। अब देखें आप, वो व्यक्ति प्रतिक्रिया देते हुए यहूदी बच्चे के न मारने की वजह क्या बताता है कि वो कल को मुसलमान होगा, इसलिए मत तो सर मारो उसको। भ्रम में हम हैं। आप किसी भी पूछिए तो वो तो खुद ही कहते हैं एक दिन पूरी दुनिया कबूल करेगी, बट कैसे कबूल करेगी? वो ऐसे कबूल करेगी। एक और उदाहरण देता हूं, ओरियाना फलासी, मशहूर लेखिका है इटली की, वो सिर्फ लिख रही है ये हमें मार रहे हैं, हमारी आत्मा पे चोट कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध साजिश कर रहे हैं, हमारे जीवन को समाप्त कर रहे हैं और हम मर रहे हैं। ये ओरियाना फलासी का कोटेड है। डेविड पी गोल्डमैन तो खुल के कहते हैं हाउ यूरोपियन सिविलाइजेशन इज डाइंग। केटी हॉपिंगसन ब्रिटेन के बारे में पूरी बात बताती हैं, डगलस मूरे भी बताते हैं, बर्नार्ड लुइस जिनकी किताब है मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है जिसमें 1000 साल का पूरा इतिहास है। वो भी खुल के कहते हैं कि 2030 के बाद से यूरोप का नक्शा एक जैसा नहीं रहेगा। रिफ्यूजी प्रॉब्लम जो आई है उससे यूरोप बदलेगा। एक और राइटर हैं अनवर शेख, पाकिस्तान, जो सबसे मेरे प्रिय राइटरों में से हैं, सीधे कहते हैं जो कुछ भी 90 के दशक में बोस्निया में हुआ अगले 100 वर्षों में यूरोप में होने वाला है। एक और राइटर की बात करता हूं, आपने इनका नाम सुना होगा, डैनियल पाइप्स का। फिर वो कहते हैं आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं यूरोप के लोग जहाजों पर बैठ के सुरक्षित कहीं जा रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक उसी तरह ये कोई नई बात नहीं है, आज आप देख रहे हैं यही बात विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में कहा था। जो बात बिपिन चंद्र पाल ने 1920 में कहा कि सभ्यताओं का जंग होने वाला है या हो रहा है, वही बात सैमुअल हेटिंगटन ने कहा है, वॉर ऑफ सिविलाइजेशन। जो बात टैगोर डार ने कही है वही बात तो समाजशास्त्री एंथोनी गिडेंस कर रहे हैं और दुनिया इनकी चर्चा कर रही है। जो सबसे बड़ी बात है वो यही है, मार्क एस्टियन यही कहते हैं कि 5000 सालों का इतिहास देखिए, सभ्यता बचती नहीं बढ़ाई जाती है और इस्लाम सबको निगल रहा है। ये मार्क एस्टियन कहते हैं। मैं सिर्फ आपको कोट कर रहा हूं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एक और विचारक की बात मैं कर रहा हूं, उमर बकरी मोहम्मद, ये ब्रिटेन में रहते हैं। हम कब्जा करेंगे, हम कब्जा नहीं करेंगे, हमारे बच्चे कब्जा करेंगे और आप हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपको हमें कबूलना ही पड़ेगा और हमारी हुकूमत रहेगी। कितना डॉक्यूमेंटेड दो। आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए ग्रूमिंग गैंग क्या होता है लंदन में, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आज लंदन में क्या हो रहा है। ठीक उसी तरह अरब स्प्रिंग में एक छोटा सा शब्द है तहर्रुस, उसको अगर गूगल करिए तो वीडियो आ जाएगा कि तहर्रुस में क्या होता है। These are all Islamic jihadic law। जी, अब ये स्थिति चल रही है पूरे वर्ल्ड में कि अब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। मैं थोड़े से और आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। ब्रिटेन में 10 सालों में 44% जनसंख्या बढ़ गई है मुस्लिम समाज की और ईसाई समाज की जनसंख्या 4 से 5% गिर गई है। ये ब्रिटेन की बात कर रहा हूं। लंदन तो लंदिस्तान हो ही गया है। आखिर लंदन पहले भी था, आप भी है, लेकिन आज देखिए भारत विरोध का गढ़ कितने क्यों हो रहा है? क्योंकि लंदन का जो मेयर है वो पाकिस्तानी मूल का है ठीक बात। और जो लोग लंदन में रह रहे हैं उन्होंने विस्तार से इसके बारे में बात कही है।
मैंने आपको जर्मनी का एग्जांपल दे दिया है, एक और एग्जांपल फिनलैंड का है, डेनमार्क का है, वहां भी आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है। एक बहुत पहले इधर न्यूज में आया हुआ था कि बेलारूस और पोलैंड के बीच में विवाद चला। बेलारूस ने अपने यहाँ साजिशन इराक से, सीरिया से सारे रिफ्यूजी को ले आके बॉर्डर पर रखा और उसको जम करा के पोलैंड में रखने जा रहा था। मजे की बात, ये सारे रिफ्यूजी भाया टर्की आए थे। कहने का मतलब है पूरे मिडिल ईस्ट के लोग पहले टर्की जाते हैं, उनका चेहरा यूरोप के लोगों के साथ है और वहां पर इलीगल तरीके से ये लोग यूरोप में माइग्रेट करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बांग्लादेश से रिफ्यूजी पहले रिफ्यूजी के रूप में बंगाल में घुसते हैं और बंगाल से दिल्ली तक इनका प्रभाव दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये कोई नई बात नहीं है, लंबे समय से चल रहा है। मैं तो इंटरनेशनल लेवल के राइटरों को कोट भी कर रहा हूं और एक अजीब उथल पुथल के दौर से ये मामला चल रहा है। पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ भी आए थे, उन्होंने भी खुल के कहा थोड़ा संख्या बढ़ने दीजिए, ये भी बनेगा। अब ये कौन सा मतलब मानसिक एक तरीके से कहिए। एक और राइटर हैं वेंकट धुलापति, पाकिस्तान के ऊपर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताब बना है उनकी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई देश नहीं है, ये रियासत मदीना है और एक समय बाद इनका पूरा उद्देश्य हिंदुस्तान को फतह करना, और हो भी रहा। 300 से ज्यादा कश्मीर या गाजा पट्टी आपके सामने है। केरल और बंगाल की स्थिति आपके सामने दिख ही रही है। एक दो उदाहरण और भी देखिए पॉपुलेशन को लेकर के, क्या रहा है पॉपुलेशन की सारी चीजें या क्या स्थिति रही है। अफगानिस्तान 1870 10 लाख हिंदू और सिख थे, 1970 सिर्फ 7 लाख बचे, 2017 सिर्फ 7,000 बचे, 2022 एक भी नहीं है। ये अफगानिस्तान की कहानी। पाकिस्तान में आइए, 1947 15% थे हिंदूस, 1998 1.6%, 2011 सिर्फ 1%। बांग्लादेश 1947 36%, 1951 22%, 2011 9%, 2030 एक भी नहीं। अब बांग्लादेश की स्थिति सबसे ज्यादा संकट में है, मतलब जितनी स्थिति पाकिस्तान से खराब है उससे ज्यादा। मैं आपको 2-3 राइटरों का नाम बता रहा हूं। ममता बनर्जी, सॉरी, लज्जा की तस्लीमा नसरीन का आपने नाम सुना होगा, लेखिका। उसके बाद सलाम आजाद, बांग्लादेश से क्यों भाग रहे हैं हिंदू। तीसरे जो सबसे बड़े राइटर हैं अब्दुल बरक्कत, उन्होंने तो आंकड़े तक दे दिए हैं कि सरकार किसी के भी हो, चाहे वो शेख हसीना वाजदे हो या एक दूसरी जो है वो हो, कन्वर्जन चालू है। इतनी जिल्लत और जलालत महसूस हो रही है कि लोग भाग रहे हैं और उन्होंने 2030 तक सारे लोगों को, मतलब हिंदू के समाप्त होने की घोषणा कर दी है। वो इकोनॉमिस्ट है। ये सारी चीजें हैं। ठीक उसी तरह इसी के ऊपर कई सारे ऑस्ट्रेलिया के भी प्रोफेसर हैं जिन्होंने मोदी साहब को पूरी रिपोर्ट दी। 2013 तक मोदी साहब कहते भी रहे कि हम देखेंगे, बट हुआ कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम समाज के लोग सच में इससे अनजान है कि क्या हो रहा है। 5 से 7% जो मुल्ला पॉलिटिक्स है वो इसको अंजाम देती है, और जो नॉर्मल लगभग 90% मुस्लिम है वो इससे अलग है। मैं आपको फिर कोट कर रहा हूं हरीश सुल्तान का, 2018 में इस आदमी की किताब आई थी द कर्स ऑफ गॉड। उसने खुद कहा था कि वी डोंट नो, हमें तो मौलवी साहब जो बताते हैं हम जान लेते हैं। और जैसे जैसे मैंने पूरी किताबें पढ़ी मैं एक्स मुस्लिम हो गया। उसने आंकड़ा भी दिया कि एक प्रबुद्ध लोगों को जब हमने इस्लामिक लॉ समझाया तो सिर्फ 6% लोग उसको सही माने, 94% लोगों ने छोड़ दिया, बोला ये गलत है, चाहे किसी की भी बात हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑल मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व इन दिस, क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट। उनको खुद नहीं पता कि हम इसके शिकार हो रहे हैं। अब मान लीजिए फ्रांस में जो लोग ने भी किया, क्या उसमें सारे लोग शामिल नहीं है, लेकिन उनका लॉ सब कुछ उसमें है। और ये बात डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ये चीज दुनिया भर में चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए पूरी, मैं तो आपको रेफरेंस लेके बैठा हूं, इसका नाम ही आध्यात्मिक आक्रमण कैसे हो रहा है पूरी दुनिया में। और यही बात, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री हो गई है 2016 में, इस्लामी नॉन मुस्लिम्स नॉन बिलीवर्स, आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब फ्यूचर क्या आ रहा है, तो फ्यूचर आ रहा है वही जो आपके अनवर शेख साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिन में महासंग्राम होना ही है। बर्नार्ड लुइस कह रहे हैं कि यूरोप का नक्शा बदलेगा। ओरियाना फलासी कह रहे हैं कि यूरोप में मुस्लिम समुदाय टहल रहे हैं, एक दिन ये होगा।
तो दर्जनों बात, मैं हैटिंगटन की बात नहीं कर रहा हूं। अब थर्ड जी। वर्ल्ड वॉर भी आपको दिखाई देने लगेगा। इकोनॉमिक पावर वाले जो है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम वाली चीजें भी बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया में निजाम मुस्तफा कायम होगा या फिर युद्ध होगा। ये 2-3 चीज हैं जो भविष्य की बातें कही जा रही हैं। अब हम ठीक। कैसे प्रभावित हैं? तो अपने अगल बगल देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बगल में बांग्लादेश के बीच में क्या हो रहा है, वो चीजें हैं। दुर्योधन का ननिहाल कहाँ गया? खत्म हो गया। हम्म। टर्की में कभी पूरे 100% ईसाई थे, आज 1% बचे। तो ये स्थिति कोई आज की नहीं है, लगातार ऐसी चीजें चल रही हैं। और मैं आपको कुछ और भी उदाहरण दे रहा हूं जिसके वजह से ये समस्या देखी जा सकती है। आप जितने भी देशों में देखेंगे जो जहां पे मुस्लिम बहुल्य है, वहां की स्थिति थोड़ी अलग है, और जहां नहीं है वहां की स्थिति थोड़ी सी अलग है। जैसे बोस्निया, हर्जेगोविना, अल्बानिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, यहां पर ये लगातार चल रहा है। हम्म। और टर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान, यहाँ के सारे लोग खत्म हो गए हैं पॉपुलेशन जिहाद से। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, बोस्निया, हर्जेगोविना, अल्बानिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, तुर्की, अजरबैजान और कजाकिस्तान, ये सारे रिफ्यूजी प्रॉब्लम से कन्वर्ट हुए हैं। आप भारत का ठीक। इतिहास उठा करके देखिए, बंगाल में कुछ लोग गए, संख्या बढ़ी, धीरे धीरे सबको कन्वर्ट करा दी। कश्मीर में तो सूफी संत किए ये काम, गुजरात में भी सूफी संत काम किए। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या समझते हैं? वो भी तो सूफी थे। क्या वो धर्म प्रचार करने नहीं आए थे? वो गोरी को जीत दिलवाने आए थे। बिल्कुल, ये भी मतलब ये सूफीज्म एक कहते हैं ना कि जिसको एक सॉफ्ट कलेवर में है, लाल गुलाब दिखता हुआ और उसके पीछे खंजर, तो बुके के बीच में खंजर। मैं तो सूफीज्म को यही मानता हूँ। स्वीडन में क्या स्थिति है? 52% रिफ्यूजी हो गए हैं और ये लगातार बढ़ ही रहा है। 2100 तक ये पूरे के पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे, डेट है। दूसरा, प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है, पूरा आप देख सकते हैं। फ्रांस में सिर्फ अभी 9% है, स्वीडन में 8% है। 2050 तक 14% तक हो जाएंगे। कारण, यूरोप के लोग विवाह, परिवार, नातेदारी, बच्चे, इन सब में कोई विश्वास नहीं करते। जैसे आजकल रणबीर कपूर वाले जो टीवी पर आ रहे हैं, ये इनको तो हम्म। बंद करा देनी चाहिए। और ये यहाँ अनगिनत बच्चे, एक एक लोगों के 14-14 बच्चे हो रहे हैं। यही कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यही कारण है कि भारत में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को भी इंप्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। यही कारण है कि एनआरसी को भी लागू नहीं किया करने दिया जा रहा है। यही कारण है कि सीआरपीसी जैसे कानूनों में भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए भी जब हो रही है, उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया है। ऊपा कानून का विरोध किया जा रहा है। अब ये भारत तो सब अजीब देश है। अगर इंटरनेट नहीं आया रहता तो किस प्रकार की क्रांति भारत में हो रही है, ये पता ही नहीं चलता। यही कारण है कि एंटी कन्वर्जन लॉ उत्तर प्रदेश ने तो बना लिया, उसके ऊपर भी सहमति नहीं बन रही। अब आसाम में देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या किया, सारे मदरसों को इंग्लिश मीडियम में करवा दिया। जो इलीगल मैरिज होते थे, हलाला टाइप का, मुताहा टाइप का, उसको रुकवा दिया। मौलवियों को जेल में भिजवा दिया। क्यों? क्योंकि आपका एजेंडा है। जिस रोहिंग्या को कोई नहीं ले रहा है, आप उसे जम्मू में बसा रहे हैं। और हम्म। बसा दिए, और बॉर्डर पर बसा है। क्या सोच के बसा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को। पहले तो कम्युनिकेशन वन वे था, लेकिन आज हम इस मंच से तो चर्चा कर सकते हैं, भाई 56 इस्लामिक देश है, क्यों नहीं फिलिस्तीन को ले रहे हो? फिलिस्तीन को जॉर्डन ने तो लिया, ठीक बात है जॉर्डन ने अपने। ले लिया। हाँ, अपने और दरवाजे जब तुम। और जब जॉर्डन ने इनको ले लिया और जब क्राइम रेट बढ़ने लगे, तो पाकिस्तान से ऑफिसर बुलाए गए और 10,000 फिलिस्तीनियों को मारा गया। और मारने वाले जानते हैं कौन है? जियाउल हक। यही जनरल था जिसने 10,000 फिलिस्तीनी मुस्लिमों को मारा, काट दिया। तभी तो उसे एकदम जॉर्डन का झंडा मिला और आके यहां भी इस्लामीकरण नीति लागू किया गया। तो आज जो जॉर्डन भी आपको बड़ा चिकना चुपड़ा, स्मार्ट, नए नए कपड़ों में मॉडर्न दिखाई दे रहे हैं, ये सब दूध के दूल्हे नहीं है। आइडियोलॉजी वही है, लेकिन आज जब छीछा लेदरी हो रही है, दुनिया देख रही है, उंगली उठा रही है, तब मॉडर्न बने। सऊदी अरब को क्या कह रहे हैं? अब आप देखिए, टर्की से लोग माइग्रेट होकर के जा रहे हैं जर्मनी में, और जर्मनी के सारे मस्जिदों और मदरसों की फंडिंग टर्की कर रहा है। मतलब टर्की के उतने आदमी जर्मनी में हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। अब आप अच्छा क्या ओमकार कह जी, सकते हैं?
बिल्कुल, ओमकार जी, आपने मतलब मेरी उस अवधारणा को कि ये जो रिफ्यूजी और शरणार्थी है, ये स्पष्ट रूप से इस्लामिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये एक जिहाद है, ये विस्तारवाद का इनका एक फंडा है। आपने पूरे यूरोप का बताया और आपने जिस तरीके से फैक्चुअल चीज़ें बताई, फिगर्स बताए, तो मैं तो अब ये साफ कह सकता हूँ कि यूरोप तो जा रहा है, वो तो गया। लेकिन हमारी चिंता अंत में अगर इस बात को हम कंक्लूड करें, तो हमारा क्या होगा? भारत में तो कहीं जहाँ 15% जहाँ 6%, 7%, 8% में ये स्थिति है, तो हमारी प्रतिशत तो जग ज़ाहिर है। अगर अनऑफिशियली कहें तो कहाँ जाती है? कितने करोड़ हैं? हमारा क्या होगा साहब? हमारा क्या होगा? वामपंथियों की बात कर रहे हैं? नहीं, 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 हम लोग यहाँ के लोग उनसे अलग हैं। कैसे अलग हैं? अगर वामपंथियों के अनुसार करें तो सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन हुँ, एकाएक यही चीज लाहौर के लोगों को भी लग रही थी, यही चीज ढाका के लोगों को भी लगी थी। और 5 साल बाद क्या हुआ? उनको आज भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में और लाजपत नगर में लोगों से मिलता हूं तो उनके आंख से आंसू गिरते हैं और वो बताते हैं, जो अभी जीवित हैं। तो पूरे 5 ऐसे प्रयास हैं जो भारत को करने चाहिए। क्योंकि हम सिविल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें अपनी बातों को पॉइंट्स फैक्ट में रखने की आदत सी हो जाती है। तो ठीक है। 5 ऐसी चीजें हैं जो भारत को करनी है और नहीं किए तो क्या होगा? इस बात को भी स्वामी श्रद्धानंद लाला लाजपत राय कह के जा चुके हैं। हमारे महापुरुष सबसे पहले 5 करोड़ जो इलीगल बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं पहचान कराइए, मतलब एनआरसी हर जगह इंप्लीमेंट करिए। पॉइंट नंबर ठीक, 1। पॉइंट नंबर 2, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को हर कीमत पर लागू करिए। पॉइंट नंबर 3, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को उत्तर प्रदेश से उठा के पूरे देश में लागू करिए। पॉइंट नंबर 4, एंटी कन्वर्जन लॉ जो यूपी में बना है उसको भी पूरे भारत में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी में तुलनात्मक धर्म अध्ययन विभाग बनाया जाए, कॉम्परेटिव रिलीजन स्टडी सेंटर, और बच्चों को इतिहास सही पढ़ाया जाए। सारे बच्चों को कह दिया जाए तू वेद भी पढ़, रामायण भी पढ़, महाभारत भी पढ़, तू कुरान भी पढ़, हाँ, तू बिल्कुल। सीरत रसूल अल्लाह भी पढ़, तू हदीस भी पढ़। तुझे नया नहीं पढ़ना, तू दुनिया भर के एक्सपर्ट में जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी पढ़। ये समस्या समाप्त हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है कि इनके अंदर की चीजें बाहर नहीं आ पाती थी। और ये आप दिल्ली के बुक फेयर में जाइए तो मधुर संदेश संगम, पतली पतली किताबें मिलती हैं, वाह वाह वेरी स्वीट, वी आर इक्वल, जैसे मौलाना मदनी जी कहते हैं, वाह वाह वाह। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको फिर बताता हूं, 86% बातें तो सिर्फ दूसरों के बारे में है कि कैसे कन्वर्ट करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो स्थिति विजयनगर साम्राज्य की हुई, जो स्थिति बंगाल की हुई, वही स्थिति आज कश्मीर की हो रही है। एक मूर जाति ने यूरोप में प्रवेश किया। स्पेन का क्या हुआ? स्पेन ने अपने इतिहास को बदला, आज भी यूरोप चल रहा है। तुर्की अजरबैजान का उदाहरण आपके सामने है, या फिर बोस्निया हर्जेगोविना, अल्बानिया और कोसोवो का भी उदाहरण सामने है। स्वामी श्रद्धानंद ने 2100 सन 2100 डेडलाइन बता दिया है भारत का, हम खत्म हो जाएंगे। तो समस्या मुस्लिम समुदायों में नहीं है, समस्या इस्लाम के रिलीजियस पक्ष में नहीं है, समस्या पॉलिटिकल इस्लाम की थ्योरी में है। और आपके सामने है, दुर्योधन का ननिहाल खत्म हो गया, लव का लाहौर मोहनजोदाड़ो खत्म हो गया, ढकेश्वरी देवी का ढाका खत्म हो गया, 15 किलोमीटर दूर तक बॉर्डर आ चुका है, 300 जिले बहल हो चुके हैं। बिहार में तो 4 जिलों में बांग्लादेशी भर चुके हैं। 8 से 10 करोड़ हिंदू 47 में मारे गए, लगभग 600 सालों में 44 लाख आपके मंदिर टूटे। न खत्म होने वाला संघर्ष भारत में चल रहा है। और आप नहीं समझ रहे हैं तो छोड़िए, आप पाकिस्तान के राइटर एसके मलिक की किताब उठा के देख लीजिए, कुरान कॉन्सेप्ट ऑफ वार, उसमें सब लिखा है। अब इसके बिल्कुल ठीक। बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई क्या कहा जाए। 300 गाजा पट्टी भारत में, बंगाल की 32% जनसंख्या रिफ्यूजी से ही बदल गई। दिल्ली में जितने भी बांग्लादेशी हैं वो तो खुल के कहते हैं हमको तो ज्योति बसु लाया, हम तो तीसरा पीढ़ी है, ऐसे बोलते हैं। आसाम में 40% पॉपुलेशन रिफ्यूजी की हो चुकी है। ये उल्फा जितने भी संघर्ष देख रहे हैं, हम लोगों को लगता था कि ये भारत सरकार से लड़ रहे हैं, नहीं, ये भारत सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, ये स्थानीय समुदायों से लड़ रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। अभी बदरुद्दीन अफजल का एक स्टेटमेंट आया था
शायद अगर आपने सुना होगा तो। अब मैं वो बोल तक नहीं सकता, सारे न्यूज़ चैनल में चला कि हम दुनिया भर में इस मामले में नंबर 1 है। हाँ, आपने सुना होगा। सही क्यों है? बात। दिल्ली का पूरा इलाका ये जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी भरा हुआ है रिफ्यूजी से। तो कभी-कभी हम लोग घूमते हैं आउटर दिल्ली में तो सोचते हैं, क्योंकि मैं तो इतिहास का विद्यार्थी और शिक्षक भी हूँ, मुझे इतिहास पूरा वर्ल्ड 1000 साल 2000 नहीं पूरे हजारों साल दिखाई देता है। तो मुझे दिखाई देता है कि फिर कोई मोहम्मद गोरी फौज लेकर के आएगा और हम यहाँ बैठे रहेंगे और राम जी का इंतजार करते रहेंगे। अवतार हे नहीं होने वाला। हे ईश्वर। ओमकारनाथ जी, जो एक यूरोप के हवाले से आपने बात रखी, तो वहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे ज्यादा भयावह स्थिति तो जब आपसे बातचीत करने के बाद मुझे अब लग रहा है कि भारत की उससे ज्यादा भयावह स्थिति है, क्योंकि यहाँ तो मामला और आगे बढ़ गया है। यूरोप में तो थोड़ा बहुत समझ आ रही है, यहाँ तो कोई समझने को तैयार नहीं। हर 5 साल में तो नहीं सरकार बदल समझते। हर 5 साल में सरकार बदल दो, प्याज की कीमत ज्यादा है, हमारी प्राथमिकताएं हैं ऐसी लगती हैं कि कुछ दूसरी हैं। तो आखिर एक समाज के रूप में क्या आप कोई उम्मीद रखते हैं? 2014 से एक जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है भारत में, तो उसकी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें या उसके छाया में अगर देखें, तो समाज के स्तर पर सचेतन की अवस्था का कोई आपको मामला दिखता है, कोई उम्मीद दिखती है कि एक समाज के रूप में भी हम देखिए शुतुर से बदल के और आईना देखेंगे, और न सिर्फ आईना देखेंगे बल्कि सामने भी देखेंगे कि हो क्या रहा है? देखिए, इंटरनेट क्रांति के बाद से लोगों के पास जानकारी तो पहुंच रही है, लेकिन आज हम लोगों ने इस आधे घंटे की बात में मैंने आपको 1 दर्जन रेफरेंस दिखाए और पूरी हुँ, दुनिया में चल रहा है, लेकिन समाज में बस हो रहा है। वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। और दूसरी बात, थोड़ा-सा 2014 के बाद बदलाव दिख रहा है, लेकिन अगर 2024 में ये गवर्नमेंट ने ये 5 चीजें अगर नहीं की, तो आप समझ लीजिए भारत का भविष्य अंधकार में है। फिर हम लोग को भी कबूल करना पड़ेगा। हम ठीक लोग भी बात, अकबर के दरबार में नौरतन की तरह बैठे रहेंगे। ठीक बात तो है। एक अभी राष्ट्र जो हजारों लाखों साल से ये भारत राष्ट्र चल रहा है, न हस्ती हुँ, मिटारी कैसे, आप थोड़ा भारत के बारे में पढ़ के तो देखिए। ईरान से भारत शुरू हो रहा है, चीन भी भारत है, दक्षिण पूर्व एशिया भी भारत है। ईरान भी खत्म हो गया, दुर्योधन का ननिहाल खत्म हो गया, लौ का लाहौर खत्म हो गया, आप ढकेश्वरी देवी का ढाका खत्म हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया खत्म हो गए, नेपाल चला गया, आप इधर देखिए श्रीलंका चला गया, मालदीव तक चला गया। अब बचे आप हैं तो कश्मीर भी निकल रहा है, बंगाल और केरल भी निकल रहा है। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो कहते हैं ना, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं है हमारी। अरे भैया, आप 1000 साल से मिट रहे हैं, अब बहुत उसके बड़ी बात। बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब क्या करेंगे? तो बिल्कुल। शायद और हमारी इच्छा है। बिल्कुल, और ओमकारनाथ जी, ऐसे में यही लगता है कि यूरोप के बहाने से जो बाकी चलते-चलते हम अपने, जैसे होता है ना कि आप पूरी एक शहर का तापमान नापिए, लेकिन भैया अपने घर का भी हालचाल लीजिए। तो हम इस जिस विस्तार से आपने बताया, अब ऐसे में ये एक उम्मीद तो दिख रही है कि 2014 के बाद से जो एक राजनैतिक सत्ता परिवर्तन भारत में हुआ है, और फिर उसका जो है जारी अभी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में एक समाज के तौर पर संभवतः हम चेतेंगे, इसकी उम्मीद रखी जानी, क्योंकि यूरोप से लेके और हमारे अपने घर तक जो कुछ भी पिछले 35-40 मिनट में हमने आपसे बातचीत की, मेरे सामने एक तस्वीर तैर रही है कि स्थिति बहुत भयावह है, और हमारी स्थिति तो और भी ज्यादा भयावह है। कल ही मैं किसी से बातचीत करते हुए एक वीडियो में कह रहा था कि हमारे और यहूदियों में इतनी समानता है कि वो तो फिर भी एक हद तक सुरक्षित रह गए। हमारी स्थिति शायद यहूदियों से भी बुरी होने वाली है अगर हम नहीं चेते तो। ओमकार राज जी, आपसे इस चर्चा को रोकने का तो बिल्कुल नहीं, और मुझे लग रहा है कि दर्शक भी मेरे प्रति एक गुस्सा जाहिर कर देंगे कि ये लेकिन इस मंच का एक फॉर्मेट है। तो आज की चर्चा, ताकि ये सुलभ रहे और छोटे-छोटे टुकड़ों में दर्शकों तक पहुंचे। दर्शकों, इससे पहले कि ओमकार नाथ जी से हम को धन्यवाद देते हुए विदा लें, ये चर्चा ओमकार नाथ जी के साथ अब सप्ताह में कम से कम एक बार एक एपिसोड इसी विषयों पर अलग-अलग एंगल से, अलग-अलग संदर्भों से हम करते रहेंगे। तो आज की चर्चा उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ओमकार नाथ जी, प्रारब्ध
और हमारे दर्शकों की तरफ से आपने इतना जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब धन्यवाद। दर्शकों विदा लेते हैं। दर्शकों, इसी के साथ यहाँ इस बातचीत के नीचे कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको आगे किन विषयों पर ओमकार नाथ जी के साथ, किन और मुद्दों पर ओमकार नाथ जी के साथ चर्चा देखना चाहेंगे आप। हम अवश्य ओमकार नाथ जी के साथ वो चर्चा आपके लिए फिर लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।